हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के देखा था हम लोग ने, एक पॉजिटिव चार्ज की, एक नेगेटिव चार्ज की। एक सिस्टम था जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। एक सिस्टम था जिसमें क्या बोलते हैं, एक दो पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम था। लाइन चार्ज की हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जो निकाली थी तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, वर्टिकल कंपोनेंट 0 आया था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था। इलेक्ट्रिक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी? ये लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एक +2 कूलम का चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो कितनी बनाए? इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, 8 बनाते हैं। अपनी मर्जी से चूज कर लिया कि 8 बनाएंगे। ये 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8। तो अगर हमने 2 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 बनाई है, तो अगर हम कहें कि 4 कूलम की बनाओ, तो 4 कूलम की बनाने के लिए हमको 16 लाइंस बनानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, +2 कूलम के लिए 8 लाइन बना रहे हैं, तो 4 कूलम के लिए हम जो है 16 लाइन्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स। तो क्या प्रॉपर्टीज है, इसको देखा जाए। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लाइंस बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे लाइंस गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई। दूसरी, अगर जैसे हम नेगेटिव चार्ज की बना रहे थे तो ये ऐसे आ रही थी, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। तो हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट। पॉजिटिव चार्ज से भी ओरिजिनेट हो रही है और इनफाइनाइट से भी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जा रही है और इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक है। और इनफाइनाइट से आ रही है तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट और टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होगी? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी या इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होगी, और टर्मिनेट कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी या नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। अगर हम एक डाइपोल को देखें, मतलब एक प्लस और एक माइनस डाइपोल को बाद में लोग बताएंगे, तो ये यहाँ से शुरू हुई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट इनफाइनाइट और एट नेगेटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रा करें तो उस पॉइंट पे क्या बताएगी? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो टेंजेंट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हो गई दो प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ये देखें, मान लो इसी को देखें, तो ये पॉजिटिव से शुरू हुई, निगेटिव पे टर्मिनेट हुई, और पॉजिटिव से शुरू हुई, निगेटिव पे टर्मिनेट हुई, इनफाइनाइट से आई, निगेटिव पे टर्मिनेट हुई। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही है, ये कहीं ना कहीं मतलब इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रही है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएगी तो हमको दो टेंजेंट मिलेगी, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। तो हमको वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगी, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि टू फील्ड लाइंस never intersect. If they intersect at any point, then we get two tangents at that point, gives two different directions of net electric field, which is not possible. Okay, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा पता है, सॉलिड एंगल के बारे में आप लोग को पता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, एंगल तो पता ही होगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल प्लेन में नहीं होता है, 3 डायमेंशन में होता है। तो 3 डायमेंशन में एक स्फीयर लेते हैं और स्फीयर का एक पार्ट लेते हैं, तो ये जो बनता है एक कोन, जैसे कोन देखा होगा, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, तो उसमें ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको डेल्टा ओमेगा से दिखाते हैं। और सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर रेडियस, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्लियर है। सॉलिड एंगल की हेल्प से हम लोग एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जिसे मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें, तो मान लेते हैं 6 लाइन ड्रा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, R1 डिस्टेंस पे हमने एक एरिया लिया डेल्टा A1। ये जो एरिया है, याद रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्लेन पे नहीं ड्रा की है, हालांकि हमने इस प्लेन में बनाया है, लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पूरे स्पेस में जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये एक कोन बन रहा है। कोन जानते हो, कोन समझ रहे हो ना। तो ये जो हमने बनाया है जो एरिया, ये कोन का एरिया है, ये कोई सर्किल का एरिया नहीं है, ये किसका एरिया है, कोन का एरिया है। तो R1 डिस्टेंस पे ये एरिया लिया डेल्टा A1, और R2 डिस्टेंस पे एक एरिया लिया डेल्टा A2। एरिया डेल्टा A1 छोटा है और एरिया डेल्टा A2 ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, यानी कि दोनों एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 6 पास हो गई है। अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं इस छोटे से एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं E1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E2 है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 कम डिस्टेंस पर है और E2 ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो हम कूलॉम्स लॉ से ये साफ साफ बोल सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक, अब जो इस एरिया से 6 लाइन क्रॉस कर रही है, तो हम नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया हम यहाँ देखेंगे N1, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू A1 कितना हो जाएगा N1 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया इक्वल टू डेल्टा A1 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ लाइन। 6 हमने तो दिया ऐसे, लेकिन जनरली हम तो n नंबर ऑफ लाइंस मान लेते हैं, n है, तो डेल्टा A1 अपॉन n होगा। एरिया क्या होता है, देखो ये सॉलिड एंगल बना रहा है डेल्टा ओमेगा, कितना बना रहा है डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा A1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो व्हाट इज डेल्टा A1? डेल्टा A1 इज द डेल्टा ओमेगा इनटू R1 स्क्वायर। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया से डिवाइड करेंगे, n अपॉन A1 स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन व्हाट इज A1, डेल्टा ओमेगा इनटू R1 स्क्वायर, डेल्टा ओमेगा इनटू R1 स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं A2 के लिए, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू A2 कितना होगा, n अपॉन A2, नंबर ऑफ लाइन सेम है, A2 स्क्वायर, n अपॉन व्हाट इज A2 स्क्वायर, डेल्टा ओमेगा इनटू R2 स्क्वायर। यहाँ के लिए क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इनटू R2 स्क्वायर। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस पर को हम लिख सकते हैं n पर A1, इसको क्या लिख सकते हैं, n पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया A1 ही होगा। ठीक है, अब इस दोनों को हम क्या करें, डिवाइड करें, दोनों क्या करें हम डिवाइड करें। तो अब ये बताओ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है, यहाँ पे R2 होगा, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है, तो R2 ज़्यादा है। अगर R2 ज़्यादा यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है और इसकी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, यानी कि इसकी लाइन डेंसिटी कम है और इसकी लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी है वो कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी क्या है, वो ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे कम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ लाइन जहाँ पे कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। देखो यहाँ पे डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो अगर डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 करें तो क्या आएगा, देखो इसको नोट कर लो पहले। तो डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2, डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2, डेंसिटी 1 कितनी है, कितना था, डेल्टा ओमेगा n अपॉन डेल्टा ओमेगा n अपॉन R1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा n अपॉन R2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो D1 R1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, D2 R2 स्क्वायर। बस समझ में आई। तो यानी कि D इज dr स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, यानी कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी कि डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। बात समझ में आ रही है।
अकॉर्डिंग टू कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एंड हमने ये जो फ्लक्स की बात करी तो हम क्या देख रहे हैं, डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।